नमस्कार दोस्तों, सौरभ शर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपने सीरीज़ के नए वीडियो के साथ, जिसमें हम 132/33 केवी के सब स्टेशन को समझेंगे। जैसा कि इस वीडियो सीरीज़ का नाम है इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन टू डिस्ट्रीब्यूशन, और हमने अब तक के वीडियोज़ में काफ़ी कुछ जाना है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल पावर को पावर प्लांट में कैसे जनरेट करा जाता है और उसे कई सब स्टेशन के माध्यम से किस प्रकार से ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। इस सीरीज़ के कुछ पहले के वीडियोस में हमने हाई वोल्टेज के सबस्टेशन को समझ चुके हैं, जैसे 230/132 केवी। नए व्यूअर से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस सीरीज़ को शुरू से ज़रूर से देखें, ताकि आपको इस वीडियो में और आने वाले और भी वीडियोस को समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो जैसा कि इस सबस्टेशन में 132 केवी की बस से ट्रांसमिशन लाइन निकलकर आगे जा रही है। तो अब अगला सबस्टेशन कितनी दूर होगा, जहाँ पर हम 132 केवी से वोल्टेज को डाउन कर 33 केवी पर डिफरेंट एरियाज़ में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस टेबल में हम देख सकते हैं 132 केवी की लाइन है तो मैक्सिमम 300 किलोमीटर तक की भी हो सकती है, यानी 300 किलोमीटर दूर सबस्टेशन हो सकता है, लेकिन वहाँ पर बस हम 20 मेगावाट पावर को ही ले सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो उस एंड पर जो वोल्टेज होगा वो 132 केवी से काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाएगा। यह बिल्कुल ऐसा ही है कि एक लंबे से पाइप के एक सिरे पर नल लगे हों, और हम जितने नलों को खोलते जाएंगे उतना ही यहाँ पर लो प्रेशर बनेगा, क्योंकि पाइप में जो लिक्विड बह रहा है उसे हर कदम पर घर्षण यानी फ्रिक्शन का सामना करना होगा। फिलहाल हम ट्रांसमिशन लाइन में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको नेग्लेक्ट कर दें, और मान लें कि उस एंड पर 132 केवी ही है और पावर फैक्टर को 0.8 मान लें। तो उस सब स्टेशन में कितना करंट ड्रॉ करा जा सकता है 20 मेगावाट पावर के लिए? वहाँ करा जा सकता है लगभग 109 एम्पियर। तो दोस्तों 132 केवी यानी एचवी साइड जो करंट होगा वह सिर्फ होगा 109 एम्पियर। हालांकि यह करंट हमें बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन याद रखें कि यहाँ पर वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा है, 132 किलो वोल्ट यानी 132,000 वोल्ट। अब उस सब स्टेशन के एलवी साइड कितना करंट होगा 20 मेगावाट की पावर को डिलीवर करने के लिए? लगभग 437 एम्पियर। लेकिन ध्यान दें, यहाँ पर एक टावर के ऊपर दो सर्किट गई हुई हैं, यानी टोटल 40 मेगावाट पावर को उस सब स्टेशन तक पहुँचाया जा सकता है, यानी 218 एम्पियर करंट यहाँ से लिया जा सकता है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अगले सब स्टेशन में, जो कि है 132/33 केवी सब स्टेशन। हर सब स्टेशन की तरह जब ट्रांसमिशन लाइन इसमें एंटर करेगी तो उसके एंट्री पॉइंट पर हर लाइन कंडक्टर में सर्ज अरेस्टर्स या लाइटनिंग अरेस्टर्स लगे होंगे। ठीक इन्हीं के पास सीवीटी यानी कैपेसिटी वोल्टेज ट्रांसफार्मर लगे होंगे, जो इस पॉइंट पर कितना वोल्टेज है यह रेगुलर मेजर करते रहेंगे और सब स्टेशन कंट्रोल रूम में पैनल के ऊपर उसकी जानकारी भी देते रहेंगे। इसके अलावा सीवीटी ट्रांसमिशन लाइन में आ रहे हाई फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन सिग्नल को भी लाइन से निकाल लेंगे और कंट्रोल रूम में पीएलसीसी पैनल को दे देंगे। यह हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल सब स्टेशन में एंटर नहीं कर पाए, इससे बचने के लिए ट्रांसमिशन लाइन के सीरीज में वेव ट्रैप लगे होते हैं। यहाँ पर दो बस हैं, एक मेन बस और दूसरी ऑक्सिलरी बस। इस ट्रांसमिशन लाइन से आई 132 केवी की दोनों सर्किट इस बस से कनेक्ट होंगी। पहली सर्किट की बात करें तो पहले गैंगट्री पर आएगी, फिर नीचे उतरेगी, फिर यह एंटर होगी करंट ट्रांसफार्मर में ताकि करंट को मेजर करा जा सके। यह करंट ट्रांसफार्मर भी सब स्टेशन के अंदर कंट्रोल पैनल में इंफॉर्मेशन पहुंचाता रहेगा कि इस लाइन से कितना करंट आ रहा है। इस करंट ट्रांसफार्मर से निकलने के बाद दोनों तरफ कंडक्टर जाएंगे। ऑक्सिलरी बस में कनेक्ट होने के लिए सिर्फ एक आइसोलेटर लगा है, जबकि मेन बस से कनेक्ट होने के लिए पहले आइसोलेटर, फिर गैस फील्ड सर्किट ब्रेकर यानी SF6 सर्किट ब्रेकर और फिर से आइसोलेटर लगा है।
सर्किट ब्रेकर के दोनों तरफ आइसोलेटर इसलिए लगे हैं ताकि जब इसका मेंटेनेंस करना हो तो इसे सिस्टम से पूरी तरह आइसोलेट करा जा सके। बिल्कुल इसी प्रकार का अरेंजमेंट इस ट्रांसमिशन लाइन से आई दूसरी सर्किट के लिए भी होगा। सिर्फ इसके लिए ही नहीं, जितनी भी ट्रांसमिशन लाइन इस सब स्टेशन में एंटर करेंगी उनकी हर सर्किट के लिए ऐसा ही अरेंजमेंट होगा। इसके अलावा इन दोनों बस को आपस में कनेक्ट करने के लिए बस कपलर लगा होता है। जब इनकमिंग या आउटगोइंग सर्किट को एक बस से दूसरी बस पर ट्रांसफ़र करते हैं तब बस कपलर का चालू रहना ज़रूरी होता है। अब इन बस से जो लाइन निकल कर जाएंगी उनके लिए भी बिल्कुल यही अरेंजमेंट होगा। इस बस से ये 132 केवी की सप्लाई भी दूसरे सब स्टेशन के लिए गई है और इस आउटगोइंग लाइन का अरेंजमेंट भी बिल्कुल इसी प्रकार का है। जैसे कि यहाँ मेन बस से दो आइसोलेटर और एक सर्किट ब्रेकर के थ्रू जुड़ी हुई है और ऑक्सिलरी बस से सिर्फ एक आइसोलेटर के माध्यम से जुड़ी है। चाहे सप्लाई मेन बस से जा रही हो या फिर ऑक्सिलरी बस से, ये करंट ट्रांसफार्मर के द्वारा ही जाएगी ताकि इस लाइन में कितना करंट जा रहा है यह मेजर करा जा सके। इस लाइन में भी सीवीटी, लाइटनिंग अरेस्टर और वेव ट्रैप लगे होंगे। जैसा कि यह लाइन निकल कर गई है ट्रांसफार्मर पर, तो मेन बस के लिए एक आइसोलेटर, फिर सर्किट ब्रेकर, फिर आइसोलेटर लगा है और ऑक्सिलरी बस के लिए सिर्फ एक आइसोलेटर लगा है। दोनों तरफ से आई हुई लाइन पहले करंट ट्रांसफार्मर में एंटर होगी, फिर ऊपर गैंगट्री पर जाने के बाद ट्रांसफार्मर की ओर जाएगी जहां पर ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करने के लिए सर्ज अरेस्टर्स या लाइटनिंग अरेस्टर्स लगे होते हैं जो एचवी साइड से आने वाले वोल्टेज सर्ज को ग्राउंड कर देते हैं और ट्रांसफार्मर में पहुंचने नहीं देते। तो जैसा कि यह सब स्टेशन 132/33 केवी का है, यानी यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर है उसके हाई वोल्टेज साइड 132 केवी की लाइन आई है और लो वोल्टेज साइड 33 किलोवोल्ट मिलेगा, जिसको आगे इसी प्रकार से दो बस में कनेक्ट करा है। यहाँ पर फिर से एक मेन बस है और दूसरी ऑक्सिलरी बस। ये ट्रांसफार्मर से सप्लाई आई है। मेन बस में जाने के लिए यह पहले नीचे उतरेगी, फिर करंट ट्रांसफार्मर में जाएगी, फिर आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर और फिर आइसोलेटर से होते हुए मेन बस में पहुंचेगी। जबकि यही लाइन ऑक्सिलरी बस में जाने के लिए सिर्फ एक आइसोलेटर से होते हुए जाएगी। हमने यहाँ डिस्कस करा था कि यह सब स्टेशन 300 किलोमीटर दूर है, तो सिर्फ यह दो सर्किट से 40 मेगावाट पावर ही ड्रॉ कर सकता है। लेकिन यहाँ तो ट्रांसमिशन लाइन एक के लिए है। दोस्तों, इस सब स्टेशन में दूसरे पावर प्लांट से भी ट्रांसमिशन लाइन आई है और अगर यह पावर प्लांट 100 किलोमीटर दूर है तो यानी 60 मेगावाट पावर यहाँ पर ड्रॉ करा जा सकता है। यानी इस ट्रांसमिशन लाइन से मिलने वाला करंट 328 एम्पियर होगा और यह 328 एम्पियर एक सर्किट के लिए है, दो सर्किट से 656 एम्पियर मिल जाएगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे दो ट्रांसमिशन लाइन आई है, ट्रांसमिशन लाइन 1 और ट्रांसमिशन लाइन 2, और हमारी बस पे टोटल पावर कितनी आ रही है, यह हमारी 132 किलोवोल्ट की बस को रिप्रेजेंट कर रहा है। 20 मेगावाट इसकी पहली सर्किट से, 20 मेगावाट दूसरी सर्किट से, इसी प्रकार से दूसरी ट्रांसमिशन लाइन से 60 + 60, तो टोटल पावर हमारे पास आ रही है 160 मेगावाट। ध्यान रखें यह मेगावाट में है और हमने यह जो करंट की वैल्यू निकाली थी यह पावर फैक्टर को 0.8 मानते हुए निकाली थी। तो 109 एम्पियर इस सर्किट से आ रहा है, 109 एम्पियर इस सर्किट से आ रहा है और 328 एम्पियर और 328 एम्पियर इन दोनों सर्किट से आ रहा है। तो टोटल करंट इस बस पर कितना आ रहा है, 874 एम्पियर। अब यहाँ पर यह जो पावर है इसका वोल्टेज लेवल है 132 किलोवोल्ट और करंट लेवल है 874 एम्पियर। अब हमें इसे लो वोल्टेज में बदलना है 33 किलोवोल्ट पे। तो हमें यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर लगेंगे इनकी रेटिंग कितनी होगी, ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है या
मेगावाट में नहीं होती, यह MVA में होती है, वोल्ट एम्पियर। क्योंकि इनका जो पावर फैक्टर होता है यह फिक्स नहीं होता है, या नो लोड से लेके फुल लोड तक बदलता रहता है, इसलिए इनकी रेटिंग को हमेशा इस प्रकार से देखा जाता है कि यह कितने वोल्ट एम्पियर को हैंडल कर सकते हैं। तो अब इन्हें कितना वोल्ट एम्पियर हैंडल करना पड़ेगा, वो होगा 132 किलो वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय 874 एम्पियर। लेकिन ध्यान दीजिए, इसी बस से एक और ट्रांसमिशन लाइन निकल कर गई है जिसमें कोई ट्रांसफार्मर नहीं लगा है, या सीधी की सीधी ऐसे के ऐसे निकल कर दूसरे सब स्टेशन के लिए चली गई है। मान लीजिए अगर यह सब स्टेशन 100 किलोमीटर दूर है, और जैसा कि हमने मॉडल में देखा था यह सिंगल सर्किट लाइन थी, तो 60 मेगावाट पावर यहाँ चले जाएगी। तो 328 एम्पियर इधर चला जाएगा 60 मेगावाट पावर के लिए। तो हमारे पास जो करंट बचेगा, नेट करंट, वह बचेगा 546 एम्पियर। तो अब इन ट्रांसफार्मर को कितना वोल्ट एम्पियर हैंडल करना है, 132 किलो वोल्ट, और एम्पियर है 546 एम्पियर। तो नेट वोल्ट एम्पियर इनको कितना हैंडल करना पड़ेगा, वह होगा √3 मल्टीप्लाइड बाय 132,000 मल्टीप्लाइड बाय 546। तो टोटल इतना वोल्ट एम्पियर इनको हैंडल करना होगा, यानी 124 MVA। तो वाट में देखा जाए तो इनको इस बस के ऊपर जो पावर बच रही है वह 100 मेगावाट बच रही है, 60 मेगावाट तो इधर चली जा रही है। लेकिन यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर होंगे उनकी रेटिंग MVA में होगी, और वो इस 100 से ज़्यादा होगी, तो यानी 124 MVA इनको हैंडल करना होगा। हालांकि यहाँ हमने पावर फैक्टर को 0.8 माना है, और 0.8 पावर फैक्टर बहुत ज़्यादा है, कभी भी पावर फैक्टर इतना बुरा नहीं होता है। तो 100 MVA का ट्रांसफार्मर है, तो 100 मेगावाट अगर बस के ऊपर पावर है, तो वहाँ उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो ट्रांसफार्मर लगेंगे उनकी MVA रेटिंग थोड़ी बहुत ज़्यादा होगी, इतनी ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन फिर भी हमने जो बुरी सी बुरी कंडीशन हो सकती है उसको लेकर यह रेटिंग कैलकुलेट करी है। तो यह दोनों ट्रांसफार्मर की रेटिंग मिला के 124 MVA होना चाहिए, या ऐसा भी हो सकता है एक ट्रांसफार्मर का MVA रेटिंग ज़्यादा हो, एक ही कम हो, लेकिन उनका कुल टोटल जो होना चाहिए वो 124 MVA होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ हमने जो कैलकुलेशन करी है ये बहुत मोटे मोटे हिसाब को लेकर हमने करी है। तो इस प्रकार से हमको ट्रांसफार्मर की रेटिंग पता लग सकती है। अब इन बस से जो लाइन निकल कर जाएंगी इन्हें फीडर लाइन बोलते हैं, क्योंकि यह आगे के सब स्टेशन को एनर्जी फीड करेंगी, और इनमें जगह जगह 33/11 किलोवोल्ट के सब स्टेशन होंगे। इनमें से फीडर लाइन बिल्कुल इसी प्रकार से निकलेगी जैसे ये वाली फीडर लाइन मेन बस से 2 आइसोलेटर और एक सर्किट ब्रेकर के माध्यम से जुड़ी है, जबकि ऑक्सिलरी बस से एक आइसोलेटर के माध्यम से जुड़ी है। और बाकी सारी फीडर लाइन भी बिल्कुल इसी प्रकार से निकली होंगी। इन दोनों बस को भी आपस में कपल करने के लिए एक बस कपलर लगा होगा, और दोस्तों सब स्टेशन के कंट्रोल रूम को सप्लाई देने के लिए इस 33 किलोवोल्ट की बस पे एक स्टेशन ट्रांसफार्मर भी होगा, जो कि सिर्फ कंट्रोल रूम को सप्लाई देने के लिए ही होगा। तो दोस्तों हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है 132/33 kV के सब स्टेशन के बारे में। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले वीडियो में इसको और डिटेल में समझें। तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे, और आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और जो नए व्यूअर्स हैं वो हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।